गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि लाइट है क्या। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज थ्रू विच वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि लाइट का वेव नेचर होता है और कुछ लोग कहते हैं कि पार्टिकल नेचर होता है। ये बहुत सालों तक ये चलता रहा कि ये लाइट लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। कुछ कहते थे कि वेव नेचर शो करती है, लेकिन यह कंट्रोवर्सी तब तक चलती रही जब तक कि क्वांटम थ्योरी नहीं आ गई। क्वांटम थ्योरी में यह कहा गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करती है और वेव नेचर की होती है। ओके, तो अब हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स फ्रॉम इट्स from its own medium. No. Bouncing back of light in the same medium is known as reflection. मतलब मान लीजिए ये हमारे तो कॉनकेव है, ये मान लीजिए हमारे ये एक मिरर है कोई, ठीक है, इसको हमने पीछे से पॉलिश कर दिया और मान लीजिए लाइट यहाँ से आ रही है। ओके, लाइट यहाँ से आ रही है और यहीं से निकल गई उसी मीडियम में, सेम मीडियम में, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन हो गया। अब आते हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली आप ये दोनों लॉ जानते होंगे। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane। चलिए इन्हें अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई एक मिरर है, छोटा हो गया, मैं इधर बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एक मिरर है, मैं इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब इस एंगल से मैं इस पे लाइट डाल रहा हूँ। ओके, तो ये इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, ये ठीक है। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दोनों एंगल्स के बीच में। चलिए मिरर के उस मिरर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये नॉर्मल, ये ओके। तो ये हो गई नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में तो लाई कर रहे हैं, इसी प्लेन पे तो आके मिल रहे हैं। ओके, अब आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, ये जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है और साथ ही इरेक्ट होती है। सेकंड, ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब समझिए।
वर्चुअल रियलिटी का मतलब इमेज जो होती है वो सीधी बनती है और वो रियल नहीं होती, क्योंकि रियल इमेज में ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो ये तो वर्चुअल है, तो हमें तो सीधी दिखाई देती है, और ऊपर का हमारा ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे ही रहता है। और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे ऑब्टेन होती है। ओके, अब ये है लेटरली इन्वर्टेड, मतलब आप जैसे मान लीजिए ये मैंने बी लिखा है, ओके, और मैंने यहाँ पे एक लगा दिया मिरर, और उसको मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये बी अपने आप को मिरर में देख रहा है, तो ये अपने आप को ऐसा देखेगा, ऐसा। ओके, लेटरल यूनिट का मतलब समझे, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे मिरर जो कि एक स्फेयर से बने हों। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, स्फेयर है, ओके, इसको अगर मैं यहाँ से काट दूं और एक बार यहाँ से काट दूं, या चलिए एक ही बार में बनाते हैं, एक ही बनाते हैं अभी, तो उसे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसे काट दूं तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं हो गया ये। और अगर मैं इसके पीछे यहाँ पे पॉलिश कर दूं तो ये भी तो एक मिरर कहलाएगा ना। इसको मैंने पीछे पॉलिश कर दिया तो ये भी तो एक मिरर बन गया। और जो मिरर ऐसे केव की तरह बने, केव जैसी फॉर्म में, केव जैसी शेप में, मतलब ये केव जैसी नहीं लग रही, सी जैसी, सी जैसी तो खैर नहीं, मतलब केव जैसी जो वो बन रहा है आपका मिरर, उसे हम कहेंगे कनकेव मिरर। ये स्फेरिकल मिरर का ही एक टाइप होता है। स्फेरिकल मिरर्स से आप समझ में आ गया। स्फेरिकल मिरर्स मतलब मिरर जो कि एक पूरे हॉलो स्फेयर का पार्ट हो, वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ठीक है, और जो मिरर जो जिसकी शेप एक केव की तरह हो, वो कनकेव मिरर कहलाता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर समझ में आ गए। इसमें कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप एक और बात देख लीजिए। ये केव जैसी जो बन रही है, ये देखिए, ये केव जैसी बन रही है ना, तो जो केव जैसी बनेगी वो होती है हमारी कनकेव मिरर। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, और एक दूसरा पार्ट होता है, जैसे अब मान लीजिए ये मेरा एक सर्कल था, होलोस्फेयर। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, नहीं सॉरी, मैंने इसको यहीं से काट दिया है। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे पॉलिश की थी, अब मैं इसके पीछे पॉलिश कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये कनकेव मिरर बनेगा? चलिए अब मैं इसको पीछे वाले को हटा देता हूँ। चलिए अब ये बताइए, क्या ये और ये सेम है? क्या ये और ये सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए ये पीछे, इसमें वो हमने पॉलिश किया था, लेकिन यहाँ पे तो ये आगे की तरफ पॉलिश हो रहा है। जैसे उसके कंटेक्स में देखें आप, कनकेव के कंटेक्स में देखें तो यहाँ देखिए ये बाहर हो रहा है, यहाँ पीछे हो रहा है, तो ये तो अलग अलग हुआ है ना। तो जिसका कोई नहीं उसका कौन? कन्वेक्स। केव की तो कनकेव हो गई, और जिसका कोई नहीं वो हो गया कनकेव, कन्वेक्स मिरर। या ऐसे मान लीजिए हमने एक सी बना दिया, उसके अगर सी के अंदर हमने कांटे लगा दिए तो समझ जाइए वो कन्वेक्स है। और हमने सी जो है, सी के ऊपर कांटे लगा दिए तो वो कनकेव है। ओके, अब
हमारा एक टॉपिक आता है कि ये इनके वर्क क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के। स्फेरिकल क्यों, कनकेव कन्वेक्स में डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं। कनकेव कन्वेक्स, ठीक है, इट मैग्निफाइज द इमेज, मतलब ये इमेज को बड़ा कर देता है। और इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। it is known as diverging mirror। it diminish the image, मतलब ये इमेज को छोटा कर देता है। इसके एक बहुत अच्छे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कन्वेक्स मिरर को आप देखेंगे तो ये कार की साइड वाले शीशों में लगा होता है कन्वेक्स मिरर। इससे क्या होता है, इससे जो आपके पीछे का जो एरिया है, इतना ज़्यादा एरिया वो आपका कवर हो जाता है, जिससे कि राइडर को पता लगता है कि इसके आसपास कोई बाइक आ रही है कि नहीं। ये बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई ट्रक व्रक उस शीशे में को हम उस शीशे में अगर कोई एक ट्रक देखें तो वो हमें काफ़ी छोटा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू प्लेन मिरर। लेकिन अगर वही हम कनकेव के सामने रख दें तो वो बहुत बड़ा दिखेगा। ओके, कनकेव का हम कह सकते हैं एग्जांपल डेंटल केयर्स में वो जो रखे होते हैं ना दांतों को देखने के लिए, या फिर जो शेविंग करते वक्त हम जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो कनकेव होता है। इससे हम अपने माइन्यूट हेयर्स वो सब देख सकते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। अब मान लीजिए ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, चलिए कनकेव मान लेते हैं, कन्वेक्स भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा सर्कल। ये अब एक टर्म आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई? अब कोई जैसे मिरर था हमारा, कनकेव या कन्वेक्स, आप जो भी बोलना चाहें, वो एक हॉलो स्फेयर से मिलके बना है, एक पूरे स्फेयर से मिलके बना है। ओके, तो जो स्फेयर रहा होगा उसका एक सेंटर भी तो रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक सर्कल है तो इसका ये सेंटर है, तो ये सेंटर ही अगर इसको मैं इमेजिनरी बना दूं, जैसे ये ठीक है, तो ये हमारा एक मिरर है और इस पूरे हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और अब आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जब कोई भी पैरेलल लाइंस आएंगी, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट रे आ रही है पैरेलल, तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी जिसे हम कहते हैं फोकस। ओके, और एक मिरर के सेंटर को हम कहेंगे पोल। मिरर के सेंटर की मतलब मिरर का ये वाला जो पार्ट है इसका जो सेंटर होगा वो पोल कहलाएगा। ओके, ये तो हो ही गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो
a line passing through the pole, a line joining the pole and the center of curvature is known as the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये जो वाली जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ओके, अब एक और हमारा टर्म आता है, इस मिरर की जितनी भी लेंथ है, ये जो लेंथ है ये वाली, ये इसे हम कहेंगे अपर्चर, इसे हम कहेंगे अपर्चर। ओके, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। अब आते हैं हमारे अब हमारे कुछ रूल्स हैं रे डायग्राम से रिलेटेड, उन्हें हम समझते हैं जल्दी से। 4 रूल हैं टोटल, वो कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए वो लागू करेंगे, मतलब सभी स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ओके, रूल फर्स्ट, a light ray coming parallel to principal axis after reflection the light ray passes through the radius of curvature. मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी मिरर है, कनकेव कन्वेक्स आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी मिरर है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ उससे पास हो जाएगी, ठीक है। रुक जाइए, पहले मैं कनकेव के उससे समझाता हूँ। ठीक है, ये कनकेव है। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही होगी, अगर कोई लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो फोकस से पास होती हुई निकल जाएगी, ओके। या फिर वो फोकस से पास होती हुई अपीयर आएगी, जैसे ये कनकेव का था। अब आ जाते हैं हम अपने कन्वेक्स के लिए, ठीक है, ये कन्वेक्स हो गया। और हमारी लाइट रे यहाँ से आएगी, ठीक है, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा फोकस है, ये हमारा रेडियस कर्वेचर है, ठीक है। तो ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन ये फोकस की तरफ नहीं आएगी, उसी एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके। ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब हम आते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल इसका जस्ट उल्टा है। सोचिए क्या हो सकता है, इसका जस्ट उल्टा है। अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम the radius of curvature after reflection becomes parallel। जैसे मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अगर कोई लाइटर यहाँ से जा रही है, ओके, जैसे ये यहाँ से जा रही है,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ये एरो ज़रूर बनाना वरना मार्क्स कट जाएंगे। ओके, और ये कन्वेक्स का देख लेते हैं। ये हमारा फोकस है, हमारा रेडियस कर्वेचर है। अगर मान लीजिए कोई लाइट फोकस से, अगर कोई लाइट ये फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप ये कन्वेक्स से समझ लीजिए। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड रूल। इफ अ लाइट रे, इफ नहीं, द लाइट रे coming from radius of curvature after reflection turns again back to radius of curvature। ठीक है, मतलब अगर ये हमारा कोई कनकेव मिरर है और ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन निकाली, मतलब यहाँ से हमने कोई लाइट रे डाल मारी मिरर के ऊपर, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसी एंगल से होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाएगी। ओके, ये था हमारा थर्ड रूल, अब हम आते हैं अपने फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल क्या कहता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टू ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए, अब आता है हमारा फोर्थ रूल। दिख रहा है? हाँ, फोर्थ रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये हमने पढ़ा है। अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर कोई लाइट रे, और ये हो गया हमारा पोल। ओके, अगर कोई लाइट रे हम पोल पे मारेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे ये आ रही है, ठीक है, तो ये इसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपको नॉर्मल की तरह बिहेव करती हुई नज़र आ जाएगी। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 रूल्स हमारे रे डायग्राम्स के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ठीक है, चलिए अब हमारे आते हैं अपने रे डायग्राम्स पर। रे डायग्राम्स फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये आया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, ये आया इसका फोकस मान लेते हैं, और ये आया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ये इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, तो अब इसमें कोई से भी आप रूल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वही वाला लगाते हैं। अगर कोई लाइट पैरेलल जाएगी इसमें तो वही रूल लगेगा।
ये अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होती निकल जाएगी, ठीक है। और एक यही हम नीचे से बना दे रहे, ये एरो जरूर लगा देना वरना मार्क्स कट जाएंगे, ओके। ये तो हमारी इमेज का, ये बताओ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, ये एफ पे तो कर रही हैं। तो आप कोई भी रे डायग्राम बनाएंगे उसमें तीन चीज़ें ज़रूर लिखेंगे। पहला, पोजीशन क्या है हमारी इमेज की। सेकंड, उसका नेचर क्या है। और थर्ड, उसका साइज़ क्या है। पोजीशन में आप बताएंगे कि इमेज कहाँ पे बनी है। ये देखिए ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, फोकस पे ही तो कर रही है ना, तो पोजीशन लिखेंगे हम फोकस, ओके। अब आप देखिए, अब ये पूछ रहा है नेचर। नेचर क्या है? नेचर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ये दोनों लाइनें या इस मिरर के आगे ही बनेंगी तो वो रियल होंगी और इन्वर्टेड होंगी, ओके। लिख देता हूँ, पोजीशन हो गई एट फोकस, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट। वर्चुअल कब बनेगा? जब मिरर के पीछे बनेगा, ओके। साइज, साइज बताइए कि ये कितना, ये इतना बड़ा और ये छोटा, तो ये डिमिनिश नहीं हो गया? हाईली डिमिनिश, छोटा भी नहीं, बहुत छोटा हो गया ना ये तो पॉइंट साइज हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, ओके। और वी कैन से दैट पॉइंट साइज्ड, ओके। ये हो गया पहला केस हमारा, हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है। अब आएगा हमारा दूसरा केस, हमने ऑब्जेक्ट को एट नहीं, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलिए बनाते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, मेरे पास यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं अब थोड़ा सा स्केल की मदद ले लेता हूँ वरना मेरे रे डायग्राम गलत बनेंगे, या फिर कह सकते हैं एप्रोप्रिएट नहीं बनेंगे, ठीक है। ये हमने फोकस मान लिया, ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, एक लाइट ये पास करा दी, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा फोकस हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ, यहाँ पर है। अब आप अपने कोई से भी दो रूल लगाइए जो आपको इजी लग रहे हो। एक हिंट दूँ, जो पहले वाले दो रूल है ना वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं, वो सबसे सिंपल हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो नहीं लगेंगे, ओके। चलिए लगा देते हैं। अगर कोई लाइट रे, चलिए ऐसा करते हैं हम, एक तो ये वाला लगा देते हैं, पोल वाला लगा देते सबसे पहले। ये पोल वाला ये आया और ऑन एन एवरेज यहाँ से निकल गया, ठीक है। और कौन सा लगा सकते हैं? और चलिए एक और लगा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगा देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मिलेंगे तो ज़रूर, हाँ, ये चलिए छोड़िए, फोकस वाली लगा देते हैं। ये अगर कोई लाइट रे पहले जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होती हुई पास हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये लाइट रे, ये अगर आप इन्हें आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये तो मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर आप इन्हें पीछे बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए ये जा रही है और ये, तो देखिए ये यहाँ पे जाके मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। चलिए इसको, ये इतनी बड़ी इमेज बनी है, ठीक है। तो अब आप लोग वही तीन चीज़ें लिखिए। क्या सबसे पहला आ जाएगा हमारा पोजीशन, सेकंड नेचर और थर्ड साइज। साइज कैसा?
चलिए जल्दी देख लेते हैं पोजीशन। पता है ये कहाँ पे बननी है? बिहाइंड द मिरर बननी है कि नहीं? देखिए ये मिरर है, मिरर के बिहाइंड बननी है, तो बिहाइंड दी मिरर। ओके, कोई प्रॉब्लम? नेचर, अब देखिए मिरर के पीछे बननी है, मिरर के आगे बनती तो रियल एंड इन्वर्टेड होता, तो मिरर के पीछे बननी है तो ये कैसे होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, साइज बताइए, क्या ये वाला साइज बड़ा है या ये वाला? ये वाला बड़ा है ना, तो एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रे डायग्राम के ये एरो जरूर बना देना आप, ओके, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ठीक है, ओके, आ गया ये वाला केस समझ में। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है, चलिए ये हमने बनाया अपना कनकेव मिरर, और ऑन एन एवरेज लेकर के ये आया हमारा फोकस, ये आया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमने फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, रख देते हैं। अब आप अपने कोई से भी दो रूल लगा दीजिए। पहला, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी गलत हो गया, सॉरी माफ़ करिएगा, ये बार बार कैमरा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इसीलिए ये बार बार ऐसे हो रहा है। चलिए आते हैं अपने इस पे वापस, एट फोकस। अब हमें अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे रखना है, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमने रखा अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे। कोई से भी दो रूल लगा दीजिए। पहला, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई निकल जाएगी, फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, ये। और दूसरा, अगर कोई लाइट रे पोल पे गिरेगी तो वो उसी एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये लाइन आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं? अब आप कहेंगे कि ये पीछे मिल जाएंगी सर, पर ये पीछे नहीं मिलेंगी, ये कुछ गड़बड़ बना दी, सीधी लाइन नहीं हुई, या ये ऐसे बनेगी, ये। अब इसे भी थोड़ा सीधा बना दें। ठीक है, अब आप देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते जाएंगे और इसको भी आप ऐसे एक्सटेंड करते जाएंगे, ये कुछ गड़बड़ आ रही है, रीडिंग गड़बड़ आई है, ये ज्योमेट्री से ज़्यादा सही बनेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब ठीक है। अब क्या आप मुझे बताइए, अगर मैं आगे से बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ तो क्या ये कभी मिलेंगी? नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलेंगी। तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, तो भाई हम अपना जल्दी जल्दी लिख देते हैं। पोजीशन इसकी होगी एट इन्फिनिटी। क्यों, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इन्फिनिटी में जाके ये मिल जाएंगी। नेचर मिरर के तो सामने बननी है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और साइज, अब आप इधर गौर से देखिएगा, अगर ये लाइन ऐसे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो आप ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी दूरी भी तो बढ़ती जा रही है, तो इसका साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ये था हमारा थर्ड केस था, हाँ शायद थर्ड केस ही है। चलिए ठीक है, अब हम अपने फोर्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। इनको आप एक बार लगाइएगा घर पे, तो ये पूरा
पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम रखेंगे, ये हमारा फोर्थ केस है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। चलिए जल्दी, अभी जल्दी रख लेते हैं, टाइम कम है। ये वीडियो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे छोटी बनानी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी होती जा रही है ये। लेकिन इसके टॉपिक्स, ये रे डायग्राम्स ही थोड़ा टाइम लेंगे। बिटवीन सी एंड एफ हमने अपना ऑब्जेक्ट, चलिए यहाँ पे रख दिया। पहला रूल, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो टकरा के फोकस से निकल जाएगी, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो अपनी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी वही लिख लेते हैं। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोजीशन इसकी हो जाएगी बिहाइंड सी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। नेचर, नेचर क्या होगा, मिरर के तो सामने ही बन रही है ना, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, साइज कैसा होगा इसका, साइज देखो ये इतना है यहाँ पे, और ये देखो ये तो बड़ा हो गया ना, तो इसे हम कहेंगे एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड भी आप कह सकते हो, ओके। तो ये अब हमारे 4 केसेस हो गए, ठीक है। चलिए अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख के देख लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, ये हमारा 5th केस है। ये आए, जल्दी 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 बना, और ये हमारा फोकस आ गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। पहला रूल, अगर कोई लाइट पैरेलल जाएगी तो टकरा के फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल, अगर कोई लाइट फोकस से होती हुई जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। नहीं नहीं, थोड़ा गलत हो गया, ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं बनी, हाँ। चलिए, हाँ अब ठीक है। नहीं, अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। अब ठीक है, अभी भी गड़बड़ है, ये गलत बना है पूरा डायग्राम, पूरा डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो वो उसी की साइज़ का नीचे बन जाता है, तो यहाँ कहीं गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा आ गया फोकस, ठीक है। हमने अपना ऑब्जेक्ट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लिया, ओके। चलिए ऑन एन एवरेज बना ही लेते हैं, यहाँ पे आएगी लाइन सीधी, चलिए, ठीक है। दूसरा रूल लगा रहे हैं हम पहले इसमें, ये पैर सीधी जाके यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और दूसरा रूल, अगर ये सीधी जाएगी यहाँ पे जाके मिलेगी, और फिर ये फोकस से, अरे गड़बड़ कर दी, यहाँ से होती हुई जाएगी, ये देखिए स्केल से बिल्कुल सीधा आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जाके मिलेगी, ये ठीक है। अगर आप इसे ज्योमेट्रिकली करेंगे तो बहुत इजी पड़ जाएगा, लेकिन मैं व्हाइट बोर्ड पे अंदाजे से ही कर रहा हूँ मैं लगभग,
तो इसकी पोजीशन क्या होगी बताइए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इसी की सेम साइज़ की बननी है और वहीं पे बननी है, तो इसे हम कहेंगे एट सी। साइज़ साइज़ देखिए ये इसका इतना है और इसका भी इतना ही है, तो साइज़ होगा सेम। और प्लस नेचर, बन तो मिरर के सामने ही रही है ना, तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। अब ये केस हो गया, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले केस की तरफ। अगला और आखिरी केस है, अब हम ऑब्जेक्ट को सी से भी पीछे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बिहाइंड सी, मतलब इन्फिनिटी से आगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। चलिए जल्दी जल्दी बना देते हैं। 14 चलिए मान लिया हमने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। ओके, तो पहला रूल लगाइए। पहला रूल, अगर कोई लाइट रे सीधी गई तो फोकस के बाद इधर आ गई, ठीक है। और दूसरा रूल, अगर कोई लाइट रे फोकस से सेंटर कर्वेचर से होती हुई जाएगी तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये आया और ये यहीं से निकल गया, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगी इसका ये बन रही है, हमारी इमेज बन रही है कि नहीं। तो इसका भी हम वही जल्दी कर लेते हैं। पोजीशन आई बिटवीन सी एंड एफ। नेचर आगे ही बननी है, तो ऑब्वियस सी बात है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखिए यहाँ पे कुछ एरर आया है, ये देखिए ये यहाँ पे शायद एरर आया है कि नहीं, ये मैं कंफर्म कर लूँ। 2 सेंटीमीटर, ये 2, ये सेम साइज़ की बनी है, लेकिन ये सेम साइज़ की नहीं बनेंगी, साइज़ डिमिनिश्ड होगा। ये थोड़ा एरर आ गया है। ओके, अंदाजे से बना रहा हूँ मैं तो बस। ये हो गए हमारे 6 केसेस, ठीक है। अब आती है बारी हमारी कन्वेक्स की। कन्वेक्स में सिर्फ 2 ही केस हैं। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये बनाया हमने अपना कन्वेक्स मिरर, ये ठीक है। इसका फोकस अंदर होगा ना। चलिए देखते बनाते हैं, ऐसे बना दो, फिर बिल्कुल गलत, फिर तो बहुत ही ज़्यादा गलत रीडिंग आती है। अभी तब भी ठीक आ रही है, ये और ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। पहला केस है, हमने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है, ये रखा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वही रूल लगाओ कि अगर कोई लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसमें तो अपीयर होगा कि ये फोकस पे आ रही है। नहीं, गलत हो गया, हाँ। वो इस एंगल से ऐसे निकल जाएगी और ये नीचे आई और ये ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस के पास आ रही है, लेकिन ये फोकस से इधर निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अपने दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड, अब आता है हमारा दूसरा केस, मतलब अब हमने रखा है अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पहले और पोल के बाद, मतलब कहीं भी इन्फिनिटी पे नहीं है बस हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए मान लिए ये हमने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। कोई से भी 2 रूल लगाइए। अगर कोई लाइट पैरेलल जाएगी तो इसमें तो भाई अपीयर होगा कि वो उस पर
जाके टकरा रही है, वो उस फोकस पे जाके टकराएगी। हम्म, ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसने पैरेलल लाइंस गई और गलत हो गया क्या, ये था और ये था, ठीक है। ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें अपीयर होगा कि ये फोकस पे आ रही है, लेकिन ये एस से निकल जाएगी। और यहीं से कौन निकाले हैं, तो पोल पे मारते हैं, चलो पोल पे ये मारी और ये यहाँ से निकल गई, ठीक है। अब आप देखिए, ये एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या ये आगे जाके मिलेंगी कभी? जवाब है नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ये यहाँ पे फोकस से तो जा ही रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ तो ये यहाँ पे बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये कुछ गड़बड़ आई है यहाँ पे, ये नहीं, ये एंगल का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, हाँ ठीक है। ये अगर मैं इसको ये मिलाऊंगा तो हाँ अब ठीक है। अब इसकी पोजीशन जल्दी से लिख लेते हैं। पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मतलब सॉरी, बिटवीन पोल एंड फोकस है कि नहीं? बिटवीन पोल, देखिए ये पोल है और ये फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस हो गया कि नहीं? पोजीशन के बाद हम नेचर पे आते हैं, नेचर पे, ओके। नेचर, ये देखिए मिरर के पीछे बननी है, तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज की बात करें तो ये देखिए, ये इतनी बड़ी और ये इतनी छोटी, तो डिमिनिश्ड, ओके। तो यहाँ पे हमारे रे डायग्राम कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है साइन कन्वेंशन। ये आप थोड़ी समझने वाली बात है, साइन कन्वेंशन। अब ये मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके। तो आप कोशिश कीजिएगा पार्ट 2 भी देख लें, मतलब देख लीजिएगा। तो अब आता है हमारा साइन कन्वेंशन। चलिए समझते हैं क्या है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सिंपल कुछ नहीं है, जैसे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। मान लीजिए, अब तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। हमारी जो भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हमारे ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट है वो पॉजिटिव ली जाएगी, ओके। जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा LHS में, ठीक है। और आपने क्लास 9 में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा ही होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इसमें सभी नेगेटिव हो जाते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो बस वैसे ही जब अगर कोई चीज़ आप यहाँ रखेंगे तो ये वाली चीज़ माइनस में नहीं हो जाएगी, ये वाली चीज़ माइनस में बढ़ती जाएगी, -2 हो जाएगी, -3। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में रखेंगे और हमेशा जो ऑब्जेक्ट की जो भी डिस्टेंस रहेगी मिरर से वो माइनस में लिखी जाएगी हमेशा, ओके। और जो भी डिस्टेंसेस हैं उन्हें हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेज़र करेंगे। और जो भी हमारे अगर हमारी इमेज राइट में बनेगी तो हम उसे पॉजिटिव में लेंगे, अगर लेफ्ट में बनेगी तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, ओके।
और जो भी डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वाई एक्सिस के अलोंग वो नेगेटिव ली जाएंगी, और जो भी डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर होंगी प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर अगर कोई भी परपेंडिकुलर वो आएगी, इमेज आएगी या ऑब्जेक्ट आए, वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, और जो भी इसके नीचे आएगी वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन था। इससे आपको न्यूमेरिकल्स में मदद मिलेगी। मैं आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करा पाऊँगा अभी क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी फिर ये। अब हमारे दो टॉपिक बचते हैं, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। बस यही दो लास्ट टॉपिक हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं है, बेसिकली एक फॉर्मूला है जिससे आप ये पता लगा अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है और आपको डिस्टेंस गिवन है कि कहाँ पे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, और आपको इमेज पूछ लिया है, तो आप उससे बता सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v, जहाँ पे ऐसे कुछ ये u v f ये कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए आप समझिए, जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी पोल से उसे हम u कंसीडर करते हैं। ओके, और जो भी हमारी डिस्टेंस होगी इमेज की पोल से उसे हम v कंसीडर करते हैं। जो हमारे पूरे उसकी जो फोकल लेंथ होगी या फिर जो भी हमारे फोकस से और पोल की डिस्टेंस होगी उसे हम f से डिनोट करते हैं। और हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h करते हैं, और ऑब्जेक्ट की इमेज को हम इमेज की हाइट को हम h' या फिर hi और ho ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल मेरा फॉर्मूला है, इससे आप कुछ भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे आपको दो चीज़ दे दी जाएंगी तो आपसे पूछा जाएगा तीसरी चीज़ क्या होगी, आपको तीसरी चीज़ दे दी जाएगी तो वो निकालना होगा आपको दूसरी चीज़। तो अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन। ये हमारा मेरा फॉर्मूला था सिंपल। सॉरी। अब आता है हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं है, मैग्नीफिकेशन रेशियो है। इट इज द रेशियो बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन m = हाइट, इट इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज को मैं यहाँ पे hi कंसीडर कर ले रहा हूँ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho। ठीक है, और प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन 1 होता है, और अगर आपका मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपका जो है वो इमेज एनलार्ज बनेगी, और 1 से छोटा आ रहा है तो आपकी इमेज डिमिनिश मतलब छोटी बनेगी। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन -v/u होता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। मतलब अब ये क्या हो गया भाई, ये भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए आपको हाइट दे रखी है इमेज की भी ऑब्जेक्ट की भी, और आपको वो हाइट और डिस्टेंस दे रखी है इमेज की पोल से, तो आप उससे मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे हाइट से मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, फिर आप मैग्नीफिकेशन वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर आपको u निकल आएगा और v निकल आएगा, तो फिर आप फोकल लेंथ तो आप निकाल ही लेंगे। चलिए, आपका ये वाला रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो फुल।